हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, ये सेट 5 का सोल्यूशन है जो कि ये पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 आपने नहीं देखा है जिसमें हमने शुरू से हल कराया है। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो वीडियो पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आपको वहाँ पे जाकर देख लेना है ऑल सेट करके, या फिर आप हमारे चैनल पे विजिट करके जाकर देख सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आपको पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको ये सभी काम करने होंगे। 5 काम केवल आपको करने हैं। पहले तो आपको इसको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट कर देना है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। दोस्तों आप पीडीएफ दो तरीके से ले सकते हैं, या तो 50 रुपीज़ पेमेंट करके, या तो अगर आप फ्री में लेना चाहते हैं तो आपको 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज कराने, मतलब आपने 10 दोस्तों को भेजना है और कहना है कि चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर चैनल सब्सक्राइब कर देता है तो उसको स्क्रीनशॉट आप मन करे तो उससे मांग लीजिएगा। और टोटल अगर आप 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज करा के और 10 स्क्रीनशॉट हमारे पे भेज देते हैं तो आपको एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ तुरंत आपको दे दी जाएगी। मतलब जो हमारा टारगेट था 50K वाला, तो उसमें हमने बोला था कि अगर 50 की अगर आप करा देते हैं तो आपको पीडीएफ हम फ्री में देंगे। लेकिन दोस्तों काफ़ी मतलब स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं शेयर कर दिया हूँ, मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया, लेकिन सर पता नहीं कब तक 50K होगा और कब तक आप देंगे या फिर कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसका आप टेंशन छोड़िए, आपको केवल क्या कराना है, 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज कराना है और आपको 24 आवर के अंदर आपको मिल जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और शेयर करना है, और खुद भी अपना आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह बोलना, लेकिन आपको क्या करें, वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा और लाइक कम आ रहा है, इस वजह से हमें बोलना पड़ रहा है। खैर छोड़िए, आपको इतना चीज़ करना है, उसके बाद आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों आते हैं ख पे। तो दोस्तों इसमें लिखा है, एक स्लेट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र बनता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार कॉपी में बना के जरूर ट्राई कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आते हैं कोणीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर। तो दोस्तों देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट को किसी भी ओर कोणीय फैलाव थीटा इज इक्वल टू लेमडा बटा ई है। अतः कोणीय चौड़ाई आपका क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन ई। तो दोस्तों ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आता है विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का आरेख। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आरेख बनवा चुका हूं, और आप देख सकते हैं इसका आरेख प्रथम प्रश्न संख्या 6 का 8वां में है, वो भी सेट 4, यानी सेट 4 का आप अगर हमारा पार्ट 2 वीडियो देखते हैं तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सेट 4 आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा, और मैं आपको कहूंगा जितना भी सेट हल करवाएं, जो जो पार्ट हल करवाऊँ सारा का सारा वीडियो जाकर देख लीजिए, सेट 1 से लगाकर सेट 7 तक। तो अभी सेट 7 तक हल कराएंगे, अभी सेट 5 चल रहा है ना, तो आपको सेट 7 तक हल कराएंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है हम लोग का, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत विभव समीकरण, सॉरी आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 है, तब निरोधी विभव V1 तथा तरंग दैर्ध्य लेमडा 2 पर निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका चीज हो गया। दोस्तों आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इस प्रकार लिख देना है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डाला था, बट आप देख सकते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E k इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इसके बराबर आपको क्या कर देना है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू कर देना है, घटा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एच बराबर एच ब्रैकेट में क्या होगा, V माइनस V0, मतलब इसके बराबर फिर इसके बराबर आपको समान दिखा देना। V0 आपका क्या है, देहली आवृत्ति है, V क्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, प्रथम स्थिति में EV1 इक्वल टू HC बटा लेमडा 1 माइनस डब्ल्यू होता है, तथा दूसरी स्थिति में EV2 HC बटा लेमडा 2 माइनस डब्ल्यू होता है। मतलब इसके बराबर ये, अगर पहली स्थिति है तो V1 होगा और दूसरी स्थिति है तो V2 होगा। ठीक है, अतः अतः क्या होगा, E
इसमें से अगर दोनों को हम देख लें तो इन दोनों में तो ई कॉमन हो जाएगा, तो ई V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा, HC आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 अपॉन, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये आपका W है वो तो एक दूसरे से कट जाएगा अगर जोड़े तो, अगर घटाए तो। अगर आपको देखिए क्या मतलब क्या किया, इसको घटाया गया है, समीकरण 1 अगर समीकरण 2 मान लेते हैं तो इसको घटाने पर क्या होगा, ई V1 माइनस ई V2, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, लेकिन इसमें जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो इससे इसे कट जाएगा, तो आपका 1/λ1 माइनस 1/λ2 हो जाएगा। या H बराबर आप इसको कह सकते हैं ई ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और बटा C 1/λ1 माइनस λ2, यही आपका प्लांक नियतांक का सूत्र है, ठीक है, H बराबर। अब दोस्तों घ आता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। एक तर 4 हीलियम नाभिकों के एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। यदि डीलियम व ऑक्सीजन नाभिकों के द्रव्यमान क्रमशः 4.0015 AMU तथा 15.995 AMU हो, तब ऑक्सीजन में प्रति नाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले आपको बताना नाभिकीय संलयन क्या होता है। इस प्रकार का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं पूरा प्रश्न। तो लिखा है जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। तो दोस्तों आपको अगर आप चाहेंगे तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों में सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर निर्माण होता है, बस यहाँ तक भी लिख सकते हैं। बस अर्चा अब इतना चीज पूछा है तो आप इतना तक लिखेंगे तो चलेगा। अगर आपसे केवल ये पूछ दे रहा है 2 नंबर में तो आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा और सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन संयुक्त होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको ये रिएक्शन दिखा देना है। और देखिए यहाँ पे 4 हीलियम की बात हुई है तो 4 से गुणा कर देना है 1 हीलियम बराबर, ठीक है। तो 1 हीलियम बराबर इतना 4 से गुणा कर देंगे इसमें तो आपका 4 हीलियम का मान आ जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एक ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इतना है, तो द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है तो इसमें से इसको घटा दिया गया, तो 0.0110 AMU आपका ये द्रव्यमान क्षति हो गया डेल्टा M। अब उत्सर्जित ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो उत्सर्जित ऊर्जा आपको किस में बोला है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो उत्सर्जित ऊर्जा जो आपका द्रव्यमान क्षति उसको लिख लेना है और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 931 से गुणा कर देना है, तो आपका 10.2410 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड की बात कर ली जाए तो ड भी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट है। ये जब आप लिख के हल करेंगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे मैं बोलूँगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप कॉपी लेकर आप लिखते हैं ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह हल करना है। 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। तो डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोडों को आदर्श मान ले तब ये मान क्या होंगे, ठीक है, ये मान क्या होंगे। तो V0 दिया आपका, RL दिया, RF दिया और V भी दिया है। तो इस प्रकार को आपको चित्र में भी देखने को मिलेगा। तो डायोड में शिखर धारा क्या होता है, I0 होता है। I0 बराबर क्या होता है, V0 माइनस VB बटा RF प्लस RL। तो आपको ये सारे मान पुट कर देना है। तो I0 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0.07 एम्पियर। अब पूछा है कि लोड में सिरों पर शिखर वोल्टेज, तो आपका क्या होता है, VL नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू RL, ठीक है, I नॉट इंटू RL। तो आपको यहाँ पे रख देना I का मान जो आपका आया 0.07 और R का मान दिया ही है 400, तो उसको रख देना। तो VL का आपका क्या आ जाएगा, शिखर वोल्टेज का 28 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, बस आपको इतना ही लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं जो 5 नंबर के सवाल होते हैं, 5 नंबर के सवालों पर आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पूछा है कि गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो गाइस ये आपको सेट 4 में मिलेगा, तीसरा का घ। आपको मैंने बोला है ना कि आप सेट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर सेट 4 का पूरा वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा देखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट ख क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। दो समान आवेशित कण ए तथा बी को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जिससे वे क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पदों को पूरा करती हैं। ए व बी के द्रव्यमान में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा भी है और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत लॉरेंज बल, ठीक है, लॉरेंज बल ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। अब आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह बराबर क्या होगा, क्यू ब्रैकेट में वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो क्यू क्या है आपका कण का आवेश है, वी क्या है कण का योग है, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। समान त्वरक विभव से त्वरित करने पर कोण के संवेग v बराबर क्या होगा, √2qb बटा यम। अब चुंबकीय क्षेत्र में कण के पथ की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, तो r बराबर mb बटा qb इज इक्वल टू यम बटा qb। अब यम बटा qb क्यों है हुआ है, क्योंकि यहाँ पे v बराबर देखिए आपको क्या होता है, आपको v बराबर ये हुआ, और वही v बराबर आपको यहाँ पे मान रख देना √2qb बटा यम। अब देखेंगे यम है यहाँ पे, यम वहाँ पे भी है, तो यम को जब अंदर लेंगे, यहाँ पे देखिए यम को जब अंदर लेंगे तो यम स्क्वायर हो जाएगा, तो एक यम से यम काट देंगे तो यहाँ पे नीचे आपका क्या बचेगा, 1 बटा बी 2m भी बटा क्यू। तो इसी को अब यम बराबर हम लोग लिख लेंगे, तो यम बराबर क्या होगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यम बराबर आपको मिलेगा r² b² इंटू क्यू बटा 2b। अब इसी के अनुसार आपको लिख देना है कि यम में बटा यम बी। तो देखिए अब यहाँ पे यम बराबर तो आपको मिल गया, अब यहाँ पे ए के लिए और तथा बी के द्रव्यमान को अनुपात निकालना था, ठीक है, तो उसमें R1 R2 का निकालना है। तो अगर मान लीजिए गाइस यहाँ पे आपको यम बराबर दिया गया है, ठीक है, यम बराबर आपको कितना दिया गया है, यम बराबर आपको दे दिया गया है r² b² क्यू बटा 2v। अगर हम द्रव्यमान जो यम है उसको हम यम में ले लेते हैं, और जो इसमें r है आपका ओम उसको कैपिटल R ले लेते हैं, तो r² b² क्यू बटा 2v। अब चूंकि r क्या है आपका R1 ले लेंगे, क्योंकि जब a के लिए है तो R1 ले रहे हैं, ठीक है, और वही m b के लिए क्या होगा R2 ले लेंगे, R2 का स्क्वायर b² क्यू बटा 2v। अब इसी चीज़ को जब हम लोग बटा करेंगे ना तो ये गुणा हो जाएगा, जब इसको बटा करेंगे यम में बटा यम भी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो आपका सारा का सारा कट जाएगा, बस R1 R2 आपका बच जाएगा, तो आपका क्या बचेगा R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। तो बस यही आपका द्रव्यमान का अनुपात है R1 व R2 में, ठीक है गाइस, यही है अनुपात। अगला प्रश्न आता है, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया क्या है कि मतलब ना तार की लंबाई जो है उसको खींच के 3 गुना कर दिया जाता है, यानी L1 बराबर L दे दिया है, L2 बराबर 3L दे दिया है। क्योंकि अगर प्रारंभिक लंबाई L है तो उसका खींच कर 3 गुना जब कर रहे हैं तो उसके बाद लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आता है तार का आयतन, तो तार का आयतन भी बराबर क्या होगा, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। अब दोस्तों ए आपका क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, और यल क्या लंबाई है, तो A1 बटा A2 करेंगे तो आपका L बटा L2 बटा L1 हो जाएगा। L2 बटा L1 का ऐसे मान रख देंगे तो आपका 3 बटा 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 L से L कटेगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब तार का प्रतिरोध अगर देखें तो R बराबर क्या होता है, यहाँ पे PL बटा A लिखा गया, ठीक है, तो कहीं कहीं उसको रो भी कहा जाता है, तो रो आप मान लीजिए, ठीक है, तो रो L इक्वल टू A, तो ठीक है, तो R बराबर था R1 बटा R2 क्या होगा, तो रो L1 A2 इंटू A2 बटा रो L2, तो रो से रो कटेगा तो आपका बचेगा क्या है, L1 बटा A2 L1 A2 बटा A1 L2, ठीक है, तो ये चीज बचेगा, ठीक है। तो आपको A2 बटा A1 का मान दिया है, कहाँ से दिया है, तो देखिए A1 बटा A2 दिया है 3, तो A2 बटा A1 का क्या हो जाएगा 1 बटा 3, ठीक है। और A1 बटा A2 का L1 बटा L2 का मान कितना दिया है आपका, L1 बटा L2 का, तो L1 का मान L रख लेंगे और L2 का मान 3L रख लेंगे, तो L से L कट गया, मतलब 1 बटा 3 इसका भी होगा, यानी 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 3, तो बराबर कितना हो गया 1 बटा 9। R2 इक्वल टू 9 R1, मतलब R2 जो प्रतिरोध है ना वो 9 गुना होगा R1 के, ठीक है, ये चीज हो गया। अब दोस्तों इसी को लिख देंगे, तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, और अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा देख लीजिए तीसरे पॉइंट पे,
वी डी इक्वल टू क्या होता है, वी ई टाउ बटा यम एल। तो वी डी अनुक्रमानुपाती 1/यल, ठीक है, 1/यल। इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हो, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अगर बोलिएगा तो 1/यल ना बोलिएगा, केवल यल बोलिएगा, ठीक है। अतः तार की लंबाई 3 गुनी कर देने पर अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे जानेंगे विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि आपको क्या करना है, बस आपको ये चीज़ कर देना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके 10 लोगों को शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करा के स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। 24 घंटे के अंदर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।